एपिसोड 11 में पाइमोन के स्टैब करने से पहले ही ग्रैमरी ने आकर दाउन की जान बचाई। पितना ने अपने डैगर से पाइमोन को मार डाला। वल्लक और हेल्थ स्वीपर्स ने हल्ला बोला, देखा पाइमोन पहले ही मर चुका है। दाउन की जान खतरे में डालने के लिए पितना ने ग्रैमरी को 3-4 थप्पड़ लगाए। कहा वो आइंदा अपनी शक्ल ना दिखाए और दाउन से भी दूर रहे। जाने से पहले ग्रैमरी ने कहा किसी दिन वो दाउन की वजह से ही मारी जाएगी। हेल्थ स्वीपर्स ने पितना पर से खून के धब्बे वगैरह साफ किए। इन्होंने पाइमोन को एक कॉफिन में सील कर दिया है। सिर्फ वाइल्ड के अलावा उसे इस दुनिया में कोई नहीं ला सकता, क्योंकि वाइल्ड डीमन ऑफ डेथ है। जाते हुए बितना ने उन्हें थैंक यू कहा। हेल्थ स्वीपर शॉक्ड हुए, क्योंकि बितना ऐसी डीमन नहीं है जो किसी का शुक्रिया अदा करे। बितना खाली मैदान में पायल से मिली। बितना ने कहा गद्दारी के लिए वो उसे जान से मार डाले। पायल ने कहा, एक तो तुमने इंसान से मोहब्बत करके गद्दारी की और दूसरा तुमने पाइमोन को जान से मार डाला। मुझे सिर्फ तुम्हें नहीं बल्कि जिससे तुम मोहब्बत करती हो उसे भी मारना चाहिए। दाउन की खातिर बितना बाइल से लड़ने के लिए तैयार हो गई। उसकी गद्दारी देखते हुए बाइल ने बितना की सारी पावर्स छीन ली। वो अब इस दुनिया में एक आम इंसान है। जल्द ही उसे बहुत बड़ी सजा मिलेगी। दाउन से इन्वेस्टिगेशन की गई, क्योंकि मुंजे अचानक से गायब हो गया। पुलिस को शक था दाउन मुंजे से एक सुनसान घर में क्यों मिला। दाउन ने अपनी सफाई में कहा, मुंजे ने मुझे उस जगह बुलाया था और कहा नई पोस्टिंग की वजह से उसे मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। दाउन ने मामला काफी अच्छे तरीके से संभाला। पुलिस को उस पर शक नहीं हुआ। दाउन पितना के साथ था। पितना ने अब बताया उसे सुनहो पर शक है। दाउन को जैसे ही पता चला वो किलर जे और सैटन है, वो उसे मारने जा रहा था। पितना ने कहा सैटन डीमन है, बदला लेने से पहले क्या मरने का इरादा है। सुनहो सैटन और किलर जे है या नहीं, पहले उन्हें कंफर्म करना होगा और ये काम बितना करेगी। ये सुनते ही वल्लक का मूड ऑफ हो गया, क्योंकि उसे पता है बितना अपनी पावर्स खो चुकी है। बिना पावर्स के सैटन के पीछे जाना खुदकुशी करने के बराबर है। वल्लक बितना के फैसले के आगे नहीं बोल सकता, इसलिए वो खामोशी से चला गया। अगले ही दिन बितना तैयार होकर जोंग के घर में रिश्ता लेकर आई। वो उसके बेटे से शादी करना चाहती है। बितना ने शादी करने का रीजन बताया। इस शादी से उसे दौलत और शोहरत दोनों मिलेगी। वो पॉलिटिक्स ज्वाइन करेगी, क्योंकि पॉलिटिशियन बनने की उसमें सारी खूबियां हैं, जैसे कि वो झूठी, मक्कार, बेशरम एंड ऑफ कोर्स पैसों से मोहब्बत करने वाली है। यहाँ तेकियो उसके सामने चौड़ा हो रहा था। बितना ने बताया वो उससे नहीं बल्कि सुनहो से शादी करेगी। जोंग ने खुशी खुशी उसकी बात मान ली। सुनहो गुस्से में वहाँ से चला गया। बितना ने वॉशरूम जाने का बहाना बनाकर सुनहो को ढूंढने लगी। देखा वो एक घर के सीक्रेट दरवाजे से बाहर निकला है। सुनहो उसे देखकर घबरा गया। पूछा क्या तुमने कुछ देखा तो नहीं। बितना ने ऐसे प्रिटेंड किया जैसे उसने कुछ नहीं देखा। बितना के जाने के बाद तेकियो जोंग से किसी एग्रीमेंट के बारे में बात करने लगा। जोंग ने कहा मैं एग्रीमेंट के बारे में नहीं भूला। तेकियो ने कहा फिर वो बितना को दोबारा फैमिली में लाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। जोंग ने कहा वो हमारे काम आ सकती है। तेकियो ने रूडली जवाब दिया वो आपके काम आ सकती है, मेरे नहीं। जोंग ने उसे अभी तक रीडेवलपमेंट ना करने का ताना दिया। तेकियो ने कहा ऐसी अपनी मर्जी से काम करोगे तो मुसीबत में फंस जाओगे। उनसोप और पार्क रिपोर्टर जो से मिले, जो हमेशा बितना के खिलाफ लिखती है। उसने बितना के स्टैबिंग इंसिडेंट और एंगेजमेंट टूटने के बारे में जो आर्टिकल लिखा वो फौरन हटा दिया गया। बितना के स्टैबिंग इंसिडेंट को लेकर उसे भी जोंग फैमिली पर शक था। रिपोर्टर ने उस हॉस्पिटल का पता बताया जहां बितना को इंसिडेंट के बाद एडमिट किया गया था। दोनों उस हॉस्पिटल में आए। पता चला वाकई में कोई इस बात को दबाने की कोशिश कर रहा है। गाड़ी में दोनों इसी केस की कड़ियां जोड़ने की कोशिश कर रहे थे। जिस दिन बितना ने एंगेजमेंट तोड़ी उसी दिन बितना को स्टैब किया गया। आखिरी दफा उसने तेकियो को मैसेज किया था। क्या पता उस रात जब बितना जोंग के घर में थी तब उसने अपनी एंगेजमेंट तोड़ी हो और गुस्से में आकर तेकियो ने उसे स्टैब किया होगा। इन्हें ये पता लगाना था जब बितना स्टैब हुई तब तेकियो और सुनहो कहाँ थे। दोनों पुलिस स्टेशन आए। दाउन को गुजरते देखा। पार्क अभी भी उससे नाराज था। पार्क ने दाउन को बुलाया। दोनों साथ में खाना खाने लगे। पार्क ने बताया वो बितना के स्टैबिंग इंसिडेंट के बारे में इन्वेस्टिगेट कर रहा है। दाउन ने कहा लेकिन तुम्हें बितना पर शक है। उसने कहा एज अ पुलिस ऑफिसर ये मेरा काम है। मैं उसका पता लगाना चाहता हूँ जिसने बितना को स्टैब किया। सुयोंग जिंदा होती तो मुझे ऐसा करने का बोलती। दाउन पर हाथ उठाने और सुयोंग को प्रोटेक्ट ना करने के लिए उसने रोते हुए दाउन से माफी मांगी। दाउन भी रोने लगा। ऐसे इनकी नाराजगी खत्म हुई। पार्क ने बताया बितना के स्टैबिंग इंसिडेंट को लेकर उसके साइकेट्रिस्ट को पता होगा। वो साइकेट्रिस्ट से मिला। साइकेट्रिस्ट ने उसे बताया स्टैब होने के बाद जब बितना को हॉस्पिटल लाया गया तब उसने एक अजीब आदमी को देखा। उसे वो आदमी इसीलिए याद है क्योंकि वहाँ वो काफी घबराया हुआ था। दाउन ने तेकियो और सुनहो की पिक्चर दिखाई। डॉक्टर ने सुनहो की तरफ इशारा किया। यही वो आदमी है।
दाउन ने आकर ये बात बितना को बताई। उसे यकीन था सुनहू ही जे है। बितना ने सवाल उठाया, अगर सुनहू ही जे है और उसी ने ही बितना को स्टैब किया तो उसने बाकी विक्टिम्स की तरह बितना का कोई बॉडी पार्ट क्यों नहीं काटा? वो जे है या नहीं, इस बात का पता लगाने के लिए उसे सुनहू के करीब आना होगा। बितना ने नोट किया दाउन को जलन हो रही थी। अगले पूरे दिन दोनों ने यहाँ वहाँ जाकर काफी एंजॉय किया। इतने दिनों बाद दाउन के चेहरे पर हंसी आई। चर्च में म्योंगसुक यही गिला कर रही थी, अब गॉड उसका कितना इम्तिहान लेंगे। दुआ करते हुए 20 साल गुजर गए, वो अब टूट चुकी थी। चर्च से बाहर निकली, काफी बारिश हो रही थी। मुलाकात बितना से हुई, देखते ही वो बेहोश हो गई। बितना उसे घर लेकर आई। उसे काफी तेज बुखार था। बितना ने पट्टियां की, वाइप्स रखे। थोड़ी देर बाद म्योंगसुक को होश आया। उसने बितना से पूछा क्या उसे किलर मिल गया? यहाँ म्योंगसुक ने बताया वो एक दफा किलर से मिल चुकी है। उस दिन काफी बारिश थी, वो छाता लेकर बाहर आई। सोचा ये जन खिला हो जाएगा, उसे छाता दे आती हूँ। अपने पुराने घर में आई, देखा वहाँ पहले से एक आदमी फूल लेकर खड़ा है। म्योंगसुक को देखकर भागने लगा। म्योंगसुक ने उसे पकड़ने की कोशिश की पर वो किसी तरह भाग निकला। उसे यकीन था यही उसके बेटे का किलर है। इसी दिन म्योंगसुक जख्मी पैरों के साथ चर्च आई। उसकी यही दुआ है, वो एक दफा किलर से मिलकर पूछना चाहती है उसने उसके बेटे को क्यों मारा। रोते हुए बितना से रिक्वेस्ट करने लगी वो किसी तरह इस किलर को ढूंढे। बितना खुद को रोने से रोक रही थी। वल्लक बितना को सैटन के पीछे जाने से रोक रहा था। बितना नहीं मानी तो वल्लक दाउन को बताने की धमकी देने लगा। बितना को यकीन है वो नहीं बताएगा क्योंकि वल्लक उसकी साइड पर है। बितना ने उसे काम दिया, उसकी गैर मौजूदगी में वल्लक दाउन पर नजर रखेगा ताकि ग्रेमरी दाउन के आसपास भी ना आ सके। तेक्यो ने अपना काम निकलवाने के लिए पॉलिटिशियन को रिश्वत दी। जोंग भी वही था, वो वहाँ गोल्फ खेल रहे थे। बितना 7 बजे इनके घर डिनर पर आएगी, अभी बहुत टाइम है तो दोनों यहीं पर थे। बितना जानबूझकर जोंग के घर 7 बजे से पहले आई। जोंग और तेक्यो घर पर नहीं थे। मेड ने बताया सुनहो स्लीपिंग पिल्स लेकर सो रहा है। बितना ने मौके का फायदा उठाया। उसने मेड को किसी शॉप जाकर खाना लाने का बोला। वैसे तो मेड ना जाती, लेकिन बितना इस घर की होने वाली बहू है तो उसने बात मान ली। घर देखने का बहाना करके वो उसी सीक्रेट डोर के पास आई। शेल्फ पर रखी बुक खींची, दरवाजा खुला। सीढ़ियों के नीचे एक बहुत बड़ा बेसमेंट था। वहाँ एक पेंटिंग और एक कमरे का दरवाजा था। यहाँ मोबाइल के सिग्नल्स भी नहीं आ रहे। बितना दरवाजे की तरफ बढ़ी, पीछे लगी पेंटिंग में कैंडल्स बुझ गई। कमरे में आकर तलाशी ली, एक पिक्चर के अलावा कुछ नहीं मिला। बाहर निकली, देखा पेंटिंग के अंदर कैंडल्स बुझ गई हैं। जब पेंटिंग को छूने की कोशिश की, उसका हाथ अंदर चला गया। हाथ बाहर निकालते ही पेंटिंग बड़ी हो गई। पेंटिंग के अंदर जाते ही उसे एक और दरवाजा मिला। उस दरवाजे को खोलकर अंदर गई तो उसके होश उड़ गए। बर्फ के अंदर इंसानों के डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को रखा गया था। बॉक्स के अंदर रखी एक कुल्हाड़ी मिली। दूर से आवाज आई। बितना बैग लेकर जल्दी से पेंटिंग से निकली। अब कैंडल्स जल रही हैं। जैसे ही वो बाहर निकलने लगी, सुनहो ने उस पर अटैक किया। बितना ने किसी तरह उससे बेसबॉल बैट छीना। सुनहो को पेंटिंग की तरफ किया, देखा वो अंदर नहीं जा पा रहा। बितना ने कहा तुम सैटन हो तो अंदर क्यों नहीं जा पा रहे? सुनहो कंफ्यूज हुआ क्योंकि उसे इस पेंटिंग के राज के बारे में नहीं पता। दोनों फिर से लड़ने लगे। लड़ाई के दौरान बैट बितना के सर में लगा जिससे वो बेहोश हो गई। दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में इन्हें पता चल गया बितना पर हमला करने वाला सुनहो था। जिस रात बितना को स्टैब किया गया था उसी रात सुनहो को भी उस जगह जाते देखा गया। ये बात बताने के लिए दाउन ने बितना को कॉल की, मोबाइल ऑफ था। वल्लक को कॉल लगाई, वल्लक ने सब सच बता दिया। दाउन जोंग के घर की तरफ गाड़ी दौड़ाने लगा। बितना को होश आया, वो उसी बेसमेंट वाले कमरे में थी। बॉक्स सुनहो के पास था। उसने बताया ये उसकी माँ का कमरा है। इस कमरे से आज तक कोई बाहर नहीं जा पाया। बितना ने नोट किया कमरे के दरवाजे पर स्क्रैचेस के निशान थे। यहाँ सुनहो ने कन्फेस किया उसे नहीं बितना को स्टैब किया था। अब हम 2013 के दिसंबर में जाते हैं। असली बितना जोंग के घर जोंग की फैमिली का इंतजार कर रही थी। घर देखने की इजाजत लेकर वो घर देखने लगी। बुक देखते हुए अचानक से सीक्रेट दरवाजा खुल गया। वो बेसमेंट में आई, उसे वो जगह काफी खूबसूरत लगी। सुनहो की माँ के कमरे में उसे कैमरा मिला। उसमें सेव रिकॉर्डिंग देखकर उसके होश उड़ गए। उसका मंगेतर तेक्यू सुनहो की माँ को किसी कैदियों से भी बदतर ट्रीटमेंट दे रहा था। सुनहो की माँ न जाने कब से यहाँ बंद है। वो भूखी प्यासी तेक्यो से पानी मांगती रही। तेक्यो ने पानी की बोतल फेंकी, पानी सारा नीचे गिर गया। वो बेचारी किसी तरह पानी पीने की कोशिश कर रही थी और तेक्यो पागलों की तरह हंस रहा
रहा था। इसी दौरान तेक्यो कमरे में आ गया। इससे बुरा और क्या हो सकता है। तेक्यो उसे डिनर के लिए रोक रहा था। बितना बहाना बनाकर वहाँ से भागी। तेक्यो को पता है उसका पोल खुल गया, अब उसे बितना को रास्ते से हटाना होगा। वो सुनहो के पास आया जो अपने कमरे में ड्रग्स न मिलने की वजह से पागल हो रहा था। तेक्यो ने उसे ड्रग्स दिखाए और कहा, क्या तुम इसे लेने के लिए कुछ भी कर सकते हो। फिलहाल तो सुनहो ऐसी हालत में था, वो कुछ भी करने के लिए तैयार था। उसके हाँ कहते ही तेक्यो ने उसे ड्रग्स दिए। असली बितना पार्क के करीब खड़ी थी। उसने तेक्यो को एंगेजमेंट तोड़ने का मैसेज किया। इसी दौरान सुनहो ने उसे पकड़ लिया। बितना उससे बच के भागने लगी। सुनहो ने मारने के लिए चाकू निकाला। बितना ने कहा वो बेसमेंट के बारे में किसी को नहीं बताएगी। फिर भी सुनहो उसे स्टैब करके भाग गया। ब्लड ज्यादा लॉस्ट होने की वजह से बितना की जान चली गई। फ्लैशबैक से वापस आते हैं। सुनहो उसे मारने के लिए उठा। बितना ने कहा, तुम्हारी माँ की भी इसी कमरे में मौत हुई, क्या तुमने उसका बदला नहीं लेना? मुझे बताओ उसका कातिल कौन है, मैं तुम्हारे लिए उसे जहन्नम भेजूंगी। सुनहो को गुस्सा आया क्योंकि बितना उसके जज्बात के साथ खेल रही थी। वो उसका गला दबाने लगा। दूसरी तरफ ग्रेमरी दाउन की गाड़ी के सामने आई। उसने जोंग के घर का नक्शा दिया जो उसने चुराया था और सीक्रेट बेसमेंट के बारे में बताकर अपना चाकू उसे दिया। दाउन उसे भी साथ ले जाना चाहता था लेकिन ग्रेमरी ने मना किया। कहा वो मेरी शक्ल नहीं देखना चाहती, तुम्हें ही उसे बचाना होगा। दाउन जोंग के घर का गेट तोड़कर अंदर घुसा। कुछ ही सेकंड्स में सीक्रेट दरवाजा खोलकर बेसमेंट तक पहुंच आया। अंदर आते ही सुनहो पर मुक्कों की बारिश कर दी। थोड़ी बड़हास बितना ने भी निकाली। दाउन बितना के हाथ आजाद कर रहा था। मौका देखकर सुनहो अपना डैगर और कुल्हाड़ी वाला बॉक्स लेकर भाग गया। बितना ने बताया, सुनहो जे या सैटन नहीं है, जोंग या तेक्यो में से कोई एक है। जोंग और तेक्यो घर वापस आए। देखा वहाँ पुलिस है और बितना को ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। बितना हॉस्पिटल में थी। उसने ग्रेमरी का शुक्रिया अदा किया। कहा, मैंने तुम पर हाथ उठाया था, तुम मुझ पर हाथ उठा सकती हो। ग्रेमरी ऐसा नहीं करना चाहती थी। बितना के इंसिस्ट करने पर वो एक दफा मारने के लिए तैयार हो गई। उसने बितना को एक ही मुक्का मारा जिससे उसका जबड़ा हिल गया। यहाँ बितना ने भी अपनी नाराजगी को खत्म किया। सुनो घर से भाग गया है। पुलिस उसे ही ढूंढ रही थी। दाउन बितना को हॉस्पिटल में मिलने आया। देखा वो वहाँ से जा चुकी है। बितना ने खाली मैदान में पायल को बुलाने का रिचुअल किया। उसके मुंह से खून आया। पायल हाजिर हुआ। बितना ने बताया उसने सैटन को ढूंढ लिया। वो उसकी पावर्स वापस लौटाए, बदले में वो सैटन को जहन्नम भेजेगी। पायल ने कहा, मुझे दोबारा डिसअपॉइंट मत करना। उसने बितना की पावर्स वापस दे दी। सुनहो मोटल के एक कमरे में छुपा हुआ था। दरवाजा खटखटाया गया। उसने जल्दी से बॉक्स को छुपा लिया। ये मोटल की मालकिन थी। जैसे ही दरवाजा खोला देखा सामने बितना खड़ी है। आवाज निकालने वाला वल्लक था। बितना ने बैट से सुनहो को हिट किया। नेक्स्ट सीन में सुनहो गाड़ी में बेहोश था। हेल्थ स्वीपर्स ने गाड़ी पर पेट्रोल फेंका। बितना ने लाइटर जलाकर गाड़ी को आग लगा दी। करीब एक नोट फेंका और वहाँ से जाने लगी। गाड़ी ब्लास्ट हुई। इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में।